एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुब्रोन में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। तो हम मेरे साथ आप लोग इकोनॉमिक्स कर रहे हो। हमने चैप्टर फर्स्ट अच्छे से कर लिया, चैप्टर सेकंड भी कर लिया। अब हम बारी है चैप्टर थ्री की। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, वैसे हमारे बहुत स्टूडेंट्स हमारे साथ देते हैं, बहुत आप सब्सक्राइब करते हो, तो जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं फोर्थ चैप्टर भी जैसे हमने फर्स्ट किया है, सेकंड किया है, थर्ड करेंगे और फोर्थ भी ग्लोबलाइजेशन भी करेंगे बहुत इजी लैंग्वेज से। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हम चैप्टर मतलब अच्छे से प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और आगे हम अपनी रेलगाड़ी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हम रेडी है मैम आपके साथ प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं स्टार्ट कर दूंगी, जल्दी से आ जाइए। तो जो भी बच्चे लाइव हैं वो जल्दी से मुझे बताइएगा कि मनी क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय मनी, जल्दी से बताइए। आई एम वेटिंग, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो मनी क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, मनी मीन्स देखिए मनी मनी क्या होता है। मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो मनी जो कि एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको कुछ चाहिए और किसी के पास कुछ है, तो आप उसके थ्रू क्या करोगे, अब मनी को देके वो चीज कर लोगे। तो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो मनी वो एक्ट क्या करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब कि बाइंग एंड सेलिंग। इन डे टू डे ट्रांजेक्शन, ये हमारा हर दिन का ही होता है, हम ट्रांजेक्शन करते हैं। गुड्स आर बीइंग बाउट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। गुड्स को हम बाय करते हैं और हम सोल्ड करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, मनी। अगर मनी नहीं हो तो क्या आप ट्रांजेक्शन करेंगे? सो मनी क्या एक्ट करता है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन। और ये हम डेली करते रहते हैं, ओके। तो बहुत अच्छे से जल्दी से लाइव आइए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा, ठीक है। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों बोला गया है, चलिए ये देख लेते हैं क्या क्या है। मनी यूज फॉर सेवरल ट्रांजेक्शन, इट इज कंसीडर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मनी है वो बहुत ट्रांजेक्शन के लिए, बहुत बहुत वेराइटी ऑफ चीजों के लिए यूज किया जाता है। इट एक्ट एज अ इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस। और ये इंटरमीडिएट होता है कि आपको क्या चाहिए और सामने वाले को क्या चाहिए, दोनों को जो भी चाहिए वो एक्सचेंज प्रोसेस को कंप्लीट करता है। इन अ अर्ली टाइम, अगर हम पुराने टाइम की बात करें, तो पीपल यूज टू एक्सचेंज वन कमोडिटी फॉर द अनदर। तो यूज क्या करते थे कि बाटर सिस्टम, ठीक है। पहले क्या चलता था, बाटर सिस्टम, मतलब एक कमोडिटी दो, आपको चाहिए या ना चाहिए, आपको जरूरत है या नहीं चाहिए, आपको कमोडिटी टू कमोडिटी ही एक्सचेंज मिलेगा। तो डिपेंडेंट ऑन देयर रिक्वायरमेंट अंडर द बार्टर सिस्टम। अब आपको कुछ चाहिए और एक्सचेंज में आपको कुछ मिल रहा है, तो वो क्या होगा, रिक्वायरमेंट तब होगी, तब हमारे जो वांट्स हैं वो कंप्लीट होंगे। तो ये चीज क्या हो जाती है, थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। However, exchange in the barter system required a double coincidence of what? तो स्टूडेंट मुझे जल्दी से आप बताइएगा कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या होता है, जल्दी से बताइए मुझे। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट स्टूडेंट वो होता है कि मान लीजिए आपको रिक्वायरमेंट किसी चीज की है और सामने वाले की रिक्वायरमेंट किसी चीज की है, दोनों की जो वांट्स हैं वो एक चीज पे क्या हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही है। तो वहां एक प्रॉब्लम अराइज होती है और उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आपको पूछा ही जाएगा।
तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप। फिर आता है डबल कोइंसिडेंस। अब इसको हम देख लेते हैं, मान ले हमें समझ तो आ गया, लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे एग्जाम में, देखिए। when in the exchange both party agree to sell and buy each other commodity, मतलब कि एक एक्सचेंज जब होगा तो दोनों पार्टी, दो आप और आपके सामने वाले एग्री हो जाएंगे सेल और बाय करने के लिए ईच अदर कमोडिटी, it is called a double coincidence of want. In the barter system, double coincidence of want is an essential feature. अगर दोनों आप और सामने वाला अगर एग्री नहीं होंगे तो क्या हो जाएगी प्रॉब्लम। तो बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने मनी देख लिया, अब बार्टर सिस्टम देख लेते हैं। बार्टर सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट, सबको पता है, अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। व्हेन अ गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज ऑफ गुड देयर इज नो यूज ऑफ मनी इज फॉर। पुराने बात करें तो क्या होता था, एक गुड्स, देखिए यहाँ पे क्या है, एक ये मैन और वुमेन है, अब इन दोनों को चाहिए तो ये क्या करेंगे, ये बकरी दे देंगे, ये इनको टमाटर जो भी है यहाँ पे टमाटर एप्पल, अब ये बोलिएगा ना मैम ये तो कुछ और दिख रहा है, नहीं, ये जो भी है वो एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे और उसको हम बार्टर सिस्टम। अब देखिए कितनी सुंदर, मतलब कितने अच्छे वे से एक्सप्लेन हो रहा है, देखिए। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो आपको सब्सक्राइब तो करनी पड़ेगी, देखिए, ठीक है। फिर आता है लिमिटेशन ऑफ वाटर सिस्टम। अब किस क्या क्या लिमिटेशन है, अब कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज करने, मान लीजिए अब वो चीज जरूरत ही नहीं है तो हम कैसे एक्सचेंज करेंगे, तो अब लिमिटेशन, और इसको आपको प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। तो स्टूडेंट वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है। तो फर्स्ट कंडीशन होता है द कंसिडर्ड ऑफ डबल कोइंसिडेंस मस्ट बी फुलफिल फॉर, मतलब आपको अगर बार्टर सिस्टम को फुलफिल करना है तो दोनों की जो नीड है वो क्या होनी चाहिए, एक टाइम पर मीट होनी चाहिए। डिफिकल्टी इन एक्यूमुलेटिंग ऑफ वेल्थ और वैल्यू, मतलब कि जो भी एक्यूमुलेटिंग मतलब चेंज होता है वैल्यू को और वेल्थ की जो होती है डिफिकल्टी होती है एक्यूमुलेट चेंज करना इंक्रीज करना। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ इनडिविजिबल, अब मान लीजिए अब किसी को 1 kg चाहिए तो आप वो क्या होगा, गाय को क्या आप डिवाइड करके बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते, तो वहां डिविजिबल की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है स्टूडेंट। फिर आती है डिफिकल्ट टू स्टोर थिंग्स फॉर फ्यूचर यूज। अब मान लीजिए आपने बहुत सारी वीट उपजा लिया, प्रोडक्शन हो गई, बट वो क्या होता है आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, क्या उसको आप फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। अब वीट तो फिर भी रखा जाएगा, अगर टमाटर जो जो पेरिसिबल गुड्स होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, क्या वो लॉन्ग टाइम के लिए रह सकते हैं, नहीं रह सकते, तो वो क्या हो जाती है वो प्रॉब्लम। तो हमने क्या पढ़ा, डबल कोइंसिडेंस मान, दोनों की नीड्स एक टाइम पे फुलफिल होनी चाहिए, यहाँ पे इंक्रीज नहीं कर सकते हैं वेल्थ को, वैल्यूज की इंक्रीज नहीं हो सकती, और यहाँ पे हम डिवाइड भी नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट है हम इसको स्टोर नहीं कर सकते फ्यूचर यूज के लिए या फ्यूचर पेमेंट के लिए। तो ये क्या थी, बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स थी। फिर देखते हैं फॉर्म ऑफ मनी, बहुत टाइप की फॉर्म ऑफ मनी आई, मतलब आपको क्या लगता है कि आपके पास जो नोट है वो नोट ही है, उससे पहले बहुत उसका हो गया मॉडिफिकेशन हुई है उसकी, ठीक है। आपको फॉर्म ऑफ मनी, एशियन पीरियड में क्या होता था, गेन एंड कैटल यूज एज अ मनी, तब कैटल को गेंद को क्या यूज करते थे, यहाँ पे देख लीजिए पिक्चर्स दिया हुआ है। मिडेवल टाइम की देखे तो मेटेलिक, मेटेलिक, और आपको याद है आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा राजा की फोटो बनी होती, जो भी डेस्टिनी उस टाइम पे क्या रूल कर रही होती वो अपने नाम का सिक्का चला लेती। तो मिडेवल पीरियड में क्या हो गए, कॉइन्स आ गए जो कि सिल्वर में कॉपर में बनी होती थी। फिर मॉडर्न टाइम क्या हो गया, पेपर करेंसी होने लगी, फिर कॉइन्स आने लग गया यूज एज अ मीडियम। तो एशियन टाइम में कैटल मतलब कि बार्टर सिस्टम टाइप ही था, मिडिवल पीरियड
जब मुगल्स थे तो अपने अपने जो कॉइन्स इशू करते थे जो कि सिल्वर और कॉपर का बनाया जाता था। फिर मॉडर्न टाइम, जब आप देखिए, जब जब आपके यहाँ पे गांधी जी का जो मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या था, कॉइन्स हो गए, पेपर्स हो गए, ये हो गया, ठीक है। फिर आते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या क्या है? करेंसी एंड डिपॉजिट विद बैंक। अब देखिए करेंसी क्या होता है बच्चों, टू टाइप्स के होते हैं, एक नोट होता है, एक कॉइन्स होता है। और दूसरा, अगर हम मनी को क्या कर सकते हैं, अब मान लीजिए आपके जो घर में है पैसा बहुत ज्यादा, आपके पापा ने ज्यादा, आपने खा लिया पी लिया, शॉपिंग भी कर ली, उसके बाद ज्यादा एक्सेस हो गया, तो क्या करते हैं, आप देखते होगे अपने पापा को, मम्मा को, कि वो डिपॉजिट करा देते, तो वो भी तो मनी ही हुआ। अब उसको क्या कर सकते हैं, उसको क्रेडिट कार्ड, देखिए यहाँ पे पिक्चर्स है। तो फॉर्म ऑफ मनी होता है करेंसी, जो कि नोट के फॉर्म में होता है, कॉइन्स के फॉर्म में भी होता है। और दूसरे फॉर्म अगर हम देखा तो डिपॉजिट करा देते हैं हम बैंक्स में। ओके, तो कितने कितने डिपॉजिट्स हैं आपके बैंक में, जल्दी से बताइए मुझे। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, देखिए अब मॉडर्न ऑफ फॉर्म ऑफ मनी देखेंगे, करेंसी। करेंसी क्या होता है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स हो गए जो कि आपके कागज के मतलब पेपर के फॉर्म में होता है वो, कॉइन्स हो गए जो सिक्के हो गए। मॉडर्न कॉइन्स डू नॉट मेड विथ प्रीसियस मेटल्स। प्रीसियस मेटल्स क्या होंगे, क्या हो गया, गोल्ड और सिल्वर के बने नहीं होते। द रियल वैल्यू ऑफ मॉडर्न कॉइन्स आर लेस देन द फेस वैल्यू। स्टूडेंट, एक क्या होता है कमोडिटी वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। मतलब कि जो सिल्वर और जो कॉइन्स थे ना, एक मिनट, दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, आई थिंक। तो पहले क्या था स्टूडेंट, पहले क्या था कि पहले जो सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स, मेटल के कॉइन्स होते थे ना, उनकी जो कमोडिटी, जो चीज जिस जिस चीज से बनती थी ना, कमोडिटी वैल्यू उनकी क्या होती थी, ज्यादा होती थी एज कंपेयर टू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब कि उस पे कितने रुपीज लिखा हुआ है, 2 रुपीज, 10 रुपीज, ये सब। तो वो क्या हो जाता था, कमोडिटी वैल्यू जो पहले गोल्ड और सिल्वर की बने होते थे उनकी जो कमोडिटी वैल्यू ज्यादा होती थी एज कंपेयर टू, मतलब कि वो जो बनता था वो 40 रुपीज का, 40 का बनता था, लेकिन उसका जो फेस वैल्यू मतलब वो आप एक्सचेंज के लिए यूज कर सकते हो सिर्फ 5 रुपीज। तो ये क्या हुआ, घाटे का। तो लोग क्या करते थे, इसको मेल्ट करके और अपनी ज्वेलरीज बना लेते थे। इसी वजह से क्या आया इकोनॉमी में, करेंसी, जो कि क्या बनी होती थी, पेपर। इनकी जो है, इनकी फेस वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कमोडिटी वैल्यू, जिस चीज से वो बनी हुई है। और कमोडिटी वैल्यू को हम भी ये नाम से भी जानते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। तो जो कॉइन्स बनी होती हैं उनकी फेस वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। Currency notes are also used as a medium of exchange in a modern history. जो करेंसी नोट्स होते हैं वो भी क्या होता है, यूज किया जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में। करेंसी नोट्स आर मेड विथ पेपर, पेपर के बने होते हैं। द रियल वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स आर लेस देन इट्स फेस वैल्यू। जो रियल वैल्यू होते हैं, जो मैंने ऊपर बताया सिल्वर के, उनकी कमोडिटी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा, लेकिन करेंसी की क्या होती है, फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी। द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। ये नहीं कि कोई भी आके बोले कि चलो ये नोट्स हैं, ये करेंसी है और भाई इसको एक्सचेंज करो, ऐसे करेंसी नहीं होते। जब गवर्नमेंट किसी कंट्री की बोलती है हाँ ये करेंसी है, आप इसको क्या कर सकते हो, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हो, तभी यूज हो सकता है मीडियम। और इसको हम क्या बोलते हैं, लीगल करेंसी, ठीक है। अब हमारे इंडिया में कौन जो होता है करेंसी बनाता है, नोट्स बनाते हैं, तो हर एक कंट्री की होती है सेंट्रल बैंक। तो हमारे इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है, रिजर्व बैंक। ओके, रिजर्व बैंक, ठीक है।
आ गया। फिर आते हैं कि हमने करेंसी देख लिया, कॉइन्स देख लिया, पेपर देख लिया। अब क्या हो गया हमारे पास, एक्सेस में मनी है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, उसको डिपॉजिट कर देंगे, उस पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। तो इसको क्या बोलेंगे, डिपॉजिट विथ बैंक ऑल्सो फॉर्म ऑफ मनी। अब बैंक में आप डिपॉजिट कर दोगे तो भी तो वो आपकी मनी ही हुई ना। अ पर्सन कैन डिपॉजिट इन द बैंक बाय ओपनिंग अ अकाउंट। अपना अकाउंट खुलवाइए और अपना क्या कर सकते हैं, जितने मर्जी पैसे अर्न कर सकते। तो जल्दी जल्दी पढ़िए तभी तो अर्न करेंगे, तो अपना बैंक बैलेंस ज्यादा करेंगे। पीपल नीड ओनली सम मनी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब आप 4 रोटी खा रहे हैं, अगर आपका इनकम इंक्रीज हो गया तो 10 रोटी जरूर खाएंगे? नहीं खाएंगे। आप क्या कर देंगे, बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। एक्स्ट्रा मनी जो होता है हम डिपॉजिट कर देते हैं। द फैसिलिटी ऑफ पेमेंट, अब उसको आप निकाल कैसे सकते हो, चेक से निकाल सकते हो। चेक क्या होता है, check work as an instrument for payment which is made up of paper। ये भी जो इसकी जो फेस वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कमोडिटी, जिस चीज से ये बना है। तो चेक क्या होता है, पेपर से बनता है। अ पर्सन कैन डायरेक्टली ट्रांसफर मनी टू वन अनदर बैंक थ्रू द चेक रेदर देन इन कैश। अब इतनी लिक्विडिटी भाई चोरी भी तो हो सकती है, इसीलिए क्या करो, आप चेक करो, चेक से एक दूसरे को ट्रांसफर कर दो। तो अगर आपके पास एक्सेस मनी होता है ना तो बैंक में डिपॉजिट कर दीजिएगा। फिर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, हर एक कंट्री की सेंट्रल बैंक होती है स्टूडेंट। और हमारे इंडिया में कौन सा सेंट्रल बैंक है, जल्दी बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। The Reserve Bank of India is the central bank of India which control the monetary policy of the country। मतलब मनी का क्या करना है, कैसे प्रिंट करना है, कितना प्रिंट करना है, जो भी है कौन करता है, रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक, और उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, राइट। RBI supervise the activity of formal sector and keep the track of their activity। सब कुछ किसके अकाउंट में कितनी पैसे, क्या कोई इलीगल कोई करप्शन तो नहीं करा, सब कुछ लुक आफ्टर करता है। इसको वॉच डॉग भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फंक्शन। तो आगे चले, आगे पढ़े, जल्दी से यस यस बोल दीजिए, फिर हम पढ़ते हैं आगे और अच्छे से समझाएंगे। तो फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द क्या क्या है फंक्शन, आप लोगों को आता होगा। तो सबसे द बेस्ट जो मेन फंक्शन है ना वो करेंसी इशू करने की है। इशू द करेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इशू गाइडलाइंस रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ कल्चरल ऑफ बैंक। सारी बहुत सारी कमर्शियल बैंक्स होती हैं, बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, बहुत सारी जो हेल्प करती हैं स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर, जैसे नाबार्ड हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया, सबको गाइडलाइंस प्रोवाइड कराती हैं कि आपने ऐसे रूल्स फॉलो करना है, ऐसे लोन देना है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना है, सब कुछ। तो गाइडलाइंस होती हैं, इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट से परमिशन लेके। ओके, फिर गिव द डायरेक्शन, जैसे कि आपके टीचर, आपके पेरेंट्स क्या देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, वैसे ही क्या होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी डायरेक्शन देता है कि हाँ ऐसे चलना है तो आप सक्सेसफुल होंगे, आप इतना प्रॉफिट अर्न करेंगे। फिर फोर्थ है हमारे स्टूडेंट, फोर्थ है टू प्रोवाइड फीडबैक रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बहुत सारे गाइडलाइंस कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, यहाँ पे यहाँ से लोन लीजिए, यहाँ पे अपना शेयर्स डिपॉजिट कीजिए, सब कुछ गाइडलाइंस होता है। आरबीआई होल्ड अ पार्ट ऑफ कैश रिजर्व ऑफ द बैंक। और कुछ पार्ट ऑफ रुपीज जो बैंक के, कमर्शियल बैंक के कुछ पार्ट ऑफ मनी जो रिजर्व बैंक है वो अपने पास रखती है, ताकि इन केस जो कमर्शियल बैंक डिफॉल्ट हो जाती हैं, इंसॉल्वेंसी हो जाती हैं, डूब जाती हैं, तो वो क्या कर सकती हैं, रिकवर कर सकती हैं। और इसलिए भी रखती हैं कि ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो, ज्यादा ना हो। अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, जो कि आजकल हमारे इंडिया में चल रहा है बहुत। फिर देखते हैं लोन एक्टिविटीज।
अब लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक क्या है देखते हैं, चलिए पढ़े। बैंक वर्क एज अ मीडिएटर बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द बोरोवर। जो बैंक है वो क्या है, मिडल मैन है बिटवीन डिपॉजिटर जो डिपॉजिट करना चाहता है एंड बोरोवर जो बोरो करना चाहता है। पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक एंड देन सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ऐसे तो आप डिपॉजिट करेंगे नहीं, तो एक स्कीम लाई गई कि अगर आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो उसका आपको कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा मिलेगा, फिर इसके लिए तो आप डिपॉजिट करेंगे ही करेंगे। तो फिर वो कर देते हैं, देखिए वो भी स्मार्ट है, समझते हैं कि आपने तो ऐसे करना नहीं है। बैंक होल्ड ओनली सम परसेंट ऑफ देयर डिपॉजिट इन द बैंक। अब क्या करता है, बैंक के पास भी इतने मनी होंगे तो उसका को इतना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना है। तो बैंक भी चालाक है, वो क्या करता है, अगर आपने 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कराए, वो क्या करता है 10 अपने पास रखता है और 90 लोन दे देता है। अब जिसको लोन दिया उस पे क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करता है। तो कुछ अपने पास रखता है और कुछ आपने डिपॉजिट कराया था तो आपको दे देगा। तो भाई सब स्मार्ट है, ठीक है। द मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट मनी इज प्रोवाइडेड टू दोज पीपल हु आर नीडी ऑफ मनी फॉर इकोनॉमिक, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि मतलब कि वो सारे पोर्शन नहीं रखता, कुछ पोर्शन रख के और फिर जो जिसको जरूरत है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसको क्या दे देगा, वो लोन दे देगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिट। अब क्रेडिट क्या होता है, हमने मनी देख लिया, करेंसी देख ली, चलिए इसको भी पढ़ ही लेते हैं। क्रेडिट इज ऑल्सो called a loan in agreement in which the lender supply to borrow money, goods or services with the promise of future payment। देखिए अब मान लीजिए कि ए और बी क्या है, दो एक एक गुड देता है एक गुड लेता है। अब वहां पे क्या है, ए के पास मनी कैश नहीं है, तो क्या दे देगा, वो बोलेगा कि अभी तो नहीं है मेरे पास, बाद में दे देंगे। तो जो बैंक है वो बीच में आती है, बैंक वो बोलती है कोई बात नहीं, आप इनको क्या दीजिए, अभी मटेरियल दे दीजिए, अगर इन केस ये कुछ करते हैं तो हम आपको हेल्प करेंगे। तो क्या होता है, क्रेडिट मीन्स होता है लोन, और वो एग्रीमेंट दिया जाता है कि लेंडर जो लैंड ले रहा है, जो दे रहा है, बोरोअर गुड्स एंड सर्विसेज की फ्यूचर में ये पे कर देगा। तो बैंक यहाँ पे मिडल मैन की तरफ होता है। तो वो एक क्या करता है, वो क्या प्रोमिसरी नोट्स इशू करता है कि हाँ भाई मैं इस फलाने डेट पे वापस कर दूंगा, और बैंक इसमें हेल्प करता है। तो आप देख लीजिए यहाँ टू टाइप्स के होते हैं क्रेडिट, ठीक है। एक होता है क्रेडिट एज अ एसिड और एक होता है क्रेडिट एज अ डेब्ट ट्रैप, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं आगे। तो क्रेडिट एज अ एसेट क्या है देखते हैं। During the festive season, Sue manufacturer, a Salim, has received an order of making shoes in bulk. Within the 1 month of time to complete this production, he extra worker and has to purchase the raw materials. अब मान लीजिए आप क्या कि आपकी फैक्ट्री है, तो आपको एकदम से ऑर्डर मिला है कि जल्दी से आप इतना प्रोडक्शन, इतने मतलब अपने गुड्स जो भी आपका बिजनेस है वो मुझे दीजिए। तो एकदम से आपके पास मनी तो होगा नहीं, मनी नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो ही आस्क्स द सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ एंड देन प्रॉमिस टू पे हिम लेटर। तो आप क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल खरीदने जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि अभी मेरे पास नहीं है, बट जब मैं बना लूंगा और मुझे जब मनी मिल जाएगा तो मैं आपको पे कर दूंगा। तो देन ही टेक सम एडवांस पेमेंट फ्रॉम द ट्रेडर। तो आप ट्रेडर में से क्या लेंगे, एडवांस पेमेंट ले लेंगे। बाय द एंड ऑफ द मंथ ही एबल टू डिलीवर द ऑर्डर। और उसने क्या किया, जब आपकी ऑर्डर बन गई तो आपने डिलीवर कर दिया। हैव अ गुड प्रॉफिट, रीपे द मनी ही हैड बोरो। और उसके बाद आपने जो रॉ मटेरियल जहाँ से लिया था वहां पे भी दे देंगे और आपके पास प्रॉफिट भी है। तो ये हो गया ना एसिड के लिए, कितना इजी था, आप लोग ऐसे ही टेंशन ले लेते, बहुत इजी है, ठीक है। फिर क्रेडिट एज अ डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप क्या होता है
कि आप एक जाल में फंस गए। ठीक है, जाल में कैसे फंस गए? मान लीजिए आपने 100 रुपए लिया और आपको इस पे 200 रुपए देना है, तो क्या हो जाएगा? 300 रुपए। तो एक क्या होता है कि आपके पास इतनी इनकम नहीं होता, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पे करने में क्या होता है, टाइम हो जाता है। तो क्या होता है, आप क्या करिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने के लिए किसी और से लीजिएगा, फिर उसको पे करने के लिए किसी और ऐसे ऐसे आप क्या कर जाएंगे, डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे। डेब्ट ट्रैप में इस सर्कल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। एग्जाम्पल, a farmer Somna pick up a loan from a money lender to meet the expenses of। एक फार्मर है सोना, उसने क्या किया, मनी लेंडर से पैसे लिया। आप मूवीज में भी देखते होंगे कि हम कल्टीवेशन करेंगे, कल्टीवेशन हो जाएगा, फिर हम आपको वापस कर देंगे। बट हुआ क्या, उसका जो क्रॉप था वो क्या हो गया, पेस्ट की वजह से खराब हो गया और उसको बोलते हैं क्रॉप फेलियर। सो शी अनएबल टू रीपे द लोन, डेट ग्रो लार्जर विद इंटरेस्ट। अब वो क्या हुआ, उसका खराब हो गया। अब क्या करेगी वो बेचारी, कि उसके पास मनी नहीं है रीपे करने के लिए मनी लेंडर, और वो क्या होगी, इंटरेस्ट रेट के ट्रैप में फंसती जाएगी बेचारी। तो आपका क्रेडिट मतलब लोन, एक तरफ से एसेट भी हो सकता है और दूसरी तरफ से आप क्या हो सकता है, डेट ट्रैप, मतलब कि कर्जे में फंस जाना, उसको बोलते हैं डेट ट्रैप। समझ आ रहा है आप लोगों को? अब देखते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो क्या क्या टर्म्स हैं क्रेडिट? Interest rate, collateral, and sum of document fulfill the requirement of terms of credit। अब देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब लोन लेंगे तो उन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कोलेट्रल मतलब कि एज अ सिक्योरिटी, मान लीजिए आपने ए और बी, ये दो हैं, ठीक है, तो ए से आप बी ने लोन लिया, तो उसने, ऐसे तो कोई किसी को लोन नहीं देगा, तो इसने कहा कोई बात नहीं, ये मेरे हाउस का क्या है, फाइल पे सर्टिफिकेट है। इन केस कल को मैं फ्यूचर में नहीं दे पाऊँ तो आप मेरे घर को बेच करके ये मनी अपना क्या कर सकते हैं, ले। तो एज अ सिक्योरिटी कोई कलेक्ट्रल डिपॉजिट करते हैं, उसे बोलते हैं कोलेट्रल। कि इन केस फ्यूचर में डिफॉल्ट हो जाता है तो वो क्या कर सकता है, रिपे कर सकता है, वो उसको बेच करके अपने मनी रिकवर कर सकता है। सम डॉक्यूमेंट्स, अब ऐसे तो लोन नहीं मिलेगा, कुछ डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी वो होगा। रिक्वायरमेंट टू टर्म ऑफ क्रेडिट, अब लोन लेने के लिए भाई बहुत सारे पंगे हैं। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंट। द इंटरेस्ट रेट इज स्पेसिफाइड बाय द लेंडर प्रोवाइड लोन टू द बोरोअर। और कोई कोई तो बहुत ज्यादा ही चार्ज कर लेते हैं, जैसे मनी लेंडर। बैंक तो फिर भी कम चार्ज करते हैं। जो मनी लेंडर आपने मूवीज में देखी होगी, मूवीज में जो ये मनी लेंडर होते हैं ना, वो कितने एक्सप्लॉइट करते हो ना। A borrower will have to repay the amount taken from the lender with the amount of interest. In some case, lender may demand collateral against the loan. अब ऐसे तो कोई देगा नहीं, उसके अगर लोन आपको लेना है तो लोन के साथ साथ आपको क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप एज ए सिक्योरिटी भी कुछ रखेंगे। इन केस अगर आप नहीं दे पाते हैं तो वो क्या कर सकता है, उस सिक्योरिटी को बेच कर अपना रीपे मतलब कर सकता है। तो कोलेट्रल क्या होता है, एसेट होता है ऑफ द बोरोअर, जो बोरोअर लेता है, जो मनी लेता है, लोन लेता है, टू given to the lender as a security for a specific period. A lender can use the asset which are held by him as a security as a, मैंने आपको बता दिया, until the loan is repaid। और वो तब तक रखेगा उस सिक्योरिटी की, तब तक जब तक बोरोअर उसको लैंड मनी वापस ना दे। लेंडर हैज राइट टू सेल द एसेट, उसके
पास राइट होता है कि अगर उस स्पेसिफिक पीरियड तक उसने नहीं लौटाया तो कोलेट्रल को बेच करके अपना क्या रीपे कर सकता है अमाउंट, अपना जो उसने लोन दिया है उसको बेच करके अपना जो रिकवर कर सकता है। तो ये आपके कोलेट्रल, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा मनी आपको पे करना पड़ेगा, कोलेट्रल जो सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी, ये सारा। अब देखते हैं लोन जो होता है ना, आप दो वे से ले सकते हैं। एक तो जो बड़े बड़े शाहूकार होते हैं उनसे, और एक जो होते हैं बैंक। तो जो बैंक से लेंगे वहां पे टर्म्स रूल रेगुलेशंस होता है वो होता है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। लेकिन जो मनी लेंडर साहूकार से लेते हैं वो होता है इनफॉर्मल सेक्टर। अब फॉर्मल सेक्टर देखते हैं। In the formal sector, loan from the bank, cooperative and are included. अगर आप बैंक से लेते हैं, अगर आप कोऑपरेटिव से लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होगा, जब आप मनी लेंडर से लेते हैं, ट्रेडर से लेते हैं, एम्प्लॉयर से लेते हैं, रिलेटिव से लेते हैं, फ्रेंड से लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल। अब इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। देखिए एक बार, हाँ, मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। वो आपको नोट्स मिल जाएगा, उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अगर आप बैंक से नोट लेते हैं तो उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर होता है, प्लीज नोट करिए इनको। इनफॉर्मल सेक्टर पे जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कोलेट्रल इज मस्ट पे फॉर गेटिंग, बट यहाँ पे आपको एज अ सिक्योरिटी कोलेट्रल रखना पड़ेगा। यहाँ पे रेडी टू गिव लोन विदाउट एनी कोलेट्रल। जो इनफॉर्मल सेक्टर, जो मनी लेंडर होते हैं ना, बड़े चालाक होते हैं, वो आपको बोलते हैं ये तो देख नहीं पाएगा, इसको क्या एक्सप्लॉइट करना है, तो फिर क्या करते हैं, वो विदाउट कोलेट्रल भी दे देते हैं। बट यहाँ पे जो आरबीआई है, सब कुछ जो आपका सेंट्रल बैंक है किसी भी कंट्री का, वो सुपरवाइज करता है कि एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रही बोरोअर के साथ। यहाँ पे जो इनफॉर्मल सेक्टर है ना, वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता कि कोई कंट्रोल करे। यहाँ पे बहुत डॉक्यूमेंटेशन होती हैं। अगर आप लोन लेने जाओगे ना तो बहुत इतना इतना आपको डॉक्यूमेंट, इतने सर्टिफिकेट वो क्या करेंगे, फुलफिल। इससे क्या होते हैं, फार्मर्स इतने पढ़े लिखे नहीं होते तो वो अवॉइड करते हैं। बट यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं, क्योंकि वो साथ वाले तो पता है कहीं नहीं जाने वाला। अभी हमें पता है फॉर्मल सेक्टर में कौन होते हैं, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव, एंड यहाँ पे मनी लेंडर, ट्रेडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं सोर्स ऑफ क्रेडिट ऑफ रूरल हाउस होल्ड इंडिया। मतलब लोन लेने के क्या क्या सोर्स हैं अकॉर्डिंग टू 2000। तो सबसे ज्यादा देखिए कहाँ है, 52%। कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक से 52%, अच्छा तो तरक्की कर रही है। गवर्नमेंट एंड अदर फॉर्मल सेक्टर से 8%। प्रोफेशनल एंड एग्रीकल्चर मनी लेंडर से 18%, मनी लेंडर से 18, ट्रेडर से 5%, लैंडलॉर्ड से 6%, रिलेटिव और फ्रेंड से 4%, 5% अदर सोर्सेज, सोर्स नॉट स्पेसिफाइड, जो टू जो परसेंट है सो। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो कोऑपरेटिव और बैंक से 52 और मनी लेंडर से लेते हैं कितने, मनी लेंडर से लेते हैं 6%। ओके, तरक्की करना, ठीक है। ये ग्राफ हमने समझ लिया। तो बच्चे बहुत कम टॉपिक रह गया है, अब हम देखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप। अरे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या हो गया कि रूरल एरिया में फॉर्मल और इनफॉर्मल को हटा के कुछ लोग 12 से 13 लोग मिलके बोलते कि एक जो जो भी मनी है इकट्ठा करो अपने पास, और क्या करो, जिसको जरूरत है वहां से मनी ले लो। तो यहाँ पे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ना ही कोलेट्रल देना पड़ता है। देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये सब महिलाएं जो हैं साथ में बैठ गए, अपने अपने मनी रख दिया है, बट ये रेगुलेटेड होता है, ये याद रखिएगा। तो अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ भी लेते हैं, चलिए। तो ये क्या है स्टूडेंट, इट इज अ बेसिक आइडिया टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब फॉर्मल इनफॉर्मल में हमने मैरिज प्रीमेरिज तो देख लिए।
इतना कौन लफड़े में पड़े, तो हम क्या करें, एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज को स्टार्ट किया फॉर द पुअर थ्रू द ऑर्गेनाइजिंग रूरल पुअर स्पेशली वुमेन इन द स्मॉल। अब वुमेन मेनली क्या होता है, ये वुमेन के लिए दिया गया है। अब वर्क क्या करते हैं, इट ऑर्गेनाइज द रूरल पुअर स्पेशली वुमेन इन स्मॉल। ठीक है, रूरल एरिया में ज्यादा से ज्यादा आपको ये देखने को मिलेगा, और स्पेशली जो वुमेन होती हैं वो कलेक्ट सेविंग ऑफ द मनी, इन सब की जो भी सेविंग होगी वो मनी करेंगे, कलेक्ट करेंगे। और इट प्रोवाइड लोन विदाउट, देखिए यहाँ पे कोलेट्रल की एक सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। इट प्रोवाइड टाइमली लोन एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस वेरियस सोशल इशूज, और ये प्लेटफॉर्म होता है, लोग वो एक दूसरे से बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किसको कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करते हैं, मतलब बहुत अच्छा है ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, बस थोड़ा सा रह गया है, पढ़ लेते हैं इसको जल्दी से। द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कि किसी के पास कुछ भी आइडियाज है बट उसके पास मनी नहीं होता, मनी नहीं होते तो क्या करेंगे, ये हेल्पफुल करता है। ठीक है, फिर देखिए मनी बाय द वे ऑफ सैंक्शनिंग द ग्रुप, ग्रुप में क्या होगा, अपनी अपनी सेविंग्स डालो, और मेनली क्या होते हैं जो स्मॉल लोन, इसको लिख लीजिए जल्दी से कॉपी में। प्रोवाइड टू द मेंबर फॉर रिलीजिंग मॉर्टगेज लैंड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स फॉर हाउसिंग मटेरियल्स फॉर एक्वायरिंग एसेट, मतलब ये चीजों के लिए मेनली क्या होता है, हेल्पफुल होता है। दिस इज ऑल्सो ग्रुप फॉर repayment of loan in case any no repayment by the one member is followed by the other member of organization। अगर मान लीजिए कि कोई नहीं, उसका क्रॉप फेल हो गया, वो नहीं दे पाया, तो दूसरे जो मेंबर होते हैं वो कंपनसेट कर देते हैं। तो ये बहुत बेनिफिट है फॉर्मल और इनफॉर्मल से सेल्फ हेल्प ग्रुप, और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो पेपर में भी आपके बहुत आते हैं। यहीं पे हमारा जो चैप्टर होता है स्टूडेंट्स खत्म होता है। होप आप लोगों को समझ आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया समझाने, फिर भी नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हम आपकी स्पेशल क्लास लेंगे आपके एग्जाम टाइम से पहले, उसमें आपको क्लियर कर देंगे। तो लाइव इंटरैक्ट करेंगे, और जो प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है मैम बता दीजिए। और ये नोट्स चाहिए आपको तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी रखिए, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक